हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और चैप्टर 4 हम अपलोड कर रहे हैं कक्षा 7 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की पुस्तक का चैप्टर 4 है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे इन बुक से। अगर आपको पॉलिटी नहीं आती है तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा। तो यूपी टेट पेपर 1 के ईवीएस में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर 2 सोशल स्टडीज से आपने फिल किया है तो वहां भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तीनों ही एग्जाम के लिए ये SCERT की बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी बुक्स को जरूर पढ़ें। तो चैप्टर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए हैं तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके जरूर लिखें। तो न्यायपालिका कानून का पालन कराना हमारा चैप्टर 4 जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना ही नहीं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज और आप अपनी मनचाहे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच कोर्स यूपी टेट 2021 के लिए स्टार्ट हो रहा है और ये जो प्रैक्टिस बैच कोर्स है ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक यूपी टेट की तैयारी नहीं की है या प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है ड्यूरेशन 2 ड्यूरेशन में बटा हुआ है, 6 महीने और 12 महीने। इसमें आप 6 महीने के अंदर, मान लीजिए आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट की आते हैं या टेट के बैच कोर्स आते हैं उन सभी को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको 699 दिख रहा है या 899 दिख रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पर। और ये फाइनल प्राइस हो जाएगा 567 फॉर 6 मंथ्स और 729 फॉर 12 मंथ्स। आपको रेफरल कोड में यूज़ करना है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। मेरी फ्री लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। ये भी अनलॉक होंगी इसी रेफरल कोड को यूज़ करने पर। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जहां पर मैं आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर और नए MCQs की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हिंदी, EVS और SST आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव क्लासेस और सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स भी पढ़ सकते हो, जो कि रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी उसमें पा सकते हो। थैंक यू। कोर्ट कचहरी और न्याय, यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको कोर्ट कचहरी के बारे में बताया जाएगा। वैसे आप कोर्ट कचहरी जानते हैं, अधिकतर मूवीज में, टीवी में, अपने शहर में आपने कोर्ट कचहरी देखी होंगी। कल्लूराम और परशुराम के झगड़े से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए हैं और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेतों में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को भी पता नहीं चला था और मेड़ एक हाथ सरक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे तक चलता था, लेकिन अब क्या हुआ, एक हाथ सरकने की वजह से ये हल पहले ही रुक गया है। तो उसे समझ में आ गया और उसने अपने बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों रात मेड़ खोदकर वापस खिसका दी। सुबह जब परसू को बात पता चली तब वो लाठी लेकर कल्लू के यहाँ धमका और दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा, मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी आ गया। लोगों ने बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर कोटवाल ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस में थाने गए। थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। दरोगा ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट यानी कि FIR। अब इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखें, इसको मैं इम्पोर्टेंट लिखूंगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में इन फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि FIR का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थानेदार साहब आएंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो रेवा काशी और कल्लू कोटवार थाने में
रुके रहे। थोड़ी देर बाद जब थानेदार आया तो उसने रेवा से रजिस्टर में रपट दर्ज करवाई। कल्लू जाने को तैयार हुआ पर रेवा ने उसे रोककर थानेदार से रपट की एक प्रति मांगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जब भी आप FIR करें तो रपट की एक प्रति जरूर मांगे। रेवा को पता था कि रपट की प्रति रपट लिखवाने वाले को मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गांव की ओर निकले। FIR क्या है? थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर स्टेशन हाउस रजिस्ट्रेशन में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार FIR नहीं दर्ज करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है। जुर्म की छानबीन FIR के आधार पर थानेदार ने दरोगा से छानबीन करने को कहा, ठीक है, और जुर्म की छानबीन की जाती है। दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी है। परसू के पास गया, उसको बताया कि गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गिरफ्तारी आप समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को इसीलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके। क्लियर? और अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती भी वहां पर नहीं की जा सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। FIR दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति दे दी जाती है। जमानत क्या होती है? थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, तो थानेदार ने परसू को बताया कि तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यदि तुम्हारे पास ही कुछ जमीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तो तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद जब्त कर ली जाएगी। चलिए, पेशी दर पेशी, बाद में पेशी दर पेशी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस तरह का सीन आपने कई मूवीज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है, तो उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया था। सेशन जजों ने फैसला सुना दिया था और परसू को सजा हो गई थी, लेकिन बाद में उसने अपील की तो उसे कुछ कम सजा हुई। अब वकील ने बताया अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय, ये आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है। अपना प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है, वहां अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली। कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन परसू उच्च न्यायालय में भी मुकदमा हार गया। उसे वही सजा काटनी पड़ी जो सेशन जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। तो यहाँ पर जो चीजें आती हैं, दीवानी और फौजदारी मामले। परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा इतने साल में जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी मामला है। अर्थात ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सजा अवश्य मिलेगी। सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सजा नहीं दी जाती, सिर्फ जमीन जायदाद वाले में। और ये कौन से होते हैं? दीवानी मामले होते हैं।
तो दीवानी मामले क्या होते हैं? वकील ने कहा जब कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी भी बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इनमें कैद की सजा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष का नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया है उसे नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। ठीक है, पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया और इसे तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्लियर? और आपको बता दूं, जो उच्चतम न्यायालय है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, उसी को हम ये उच्च न्यायालय है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और जो उच्चतम न्यायालय है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्लियर? उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई परसों की कहानी, पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंचा न्यायालय भी है जिसे उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है ना वो इलाहाबाद में है, वो इलाहाबाद में है। और जो उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यहाँ भी अपील की जा सकती है। वो कहाँ पर है? तो हर देश की राजधानी में एक उच्चतम न्यायालय भी होता है, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? दिल्ली में। क्लियर है? इसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हाई कोर्ट कहा जाता है HC, और इसको बोला जाता है SC, सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका की संरचना, भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय है। क्लियर? तो ये है, पहले जिला न्यायालय है जो हर जिले में मिलेगा, उसके बाद उच्च न्यायालय है जो राज्य में मिलेगा, और सबसे ऊपर भारत का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आ गया है। इंपॉर्टेंट चीजें अब आपकी पढ़ने की। यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता क्या है? SC, सुप्रीम कोर्ट। वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत पर रह चुका हो, या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पर आप ये योग्यताएं जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। वहां पर आपको ये तीनों कथन में से एक या तीनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय बोला जाएगा। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता और कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, वैसे ही उच्च न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग का लिए जो शब्द है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ना कि न्यायाधीशों के लिए। मुख्य न्यायाधीश कहते हैं इन लोगों को, इनको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के क्या क्या अधिकार है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों को प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार और राज्य अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक
तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आंसर आप ध्यान रखें, तो इम्पोर्टेंट इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है। चलो, संरक्षक है और उनके प्रावधानों की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। इसके ऊपर आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हो। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार के नागरिकों के मूल अधिकार, जो कि कितने हैं? 6 अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 हैं। अगर छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले ले, तो वो है आर्टिकल 143। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143। तो इसमें न्यायालय जो है परामर्श दे सकती है, और ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उस परामर्श को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है और सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय के बारे में, परिवार न्यायालय के बारे में। तो काफी कुछ है पढ़ने को, तो इसके बारे में हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हो। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जरूर याद रखें, जैसे कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय है भारत का। इसका जो उच्चतम न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया है? तो वो अनुच्छेद है 124, 124, अनुच्छेद 124। और परामर्श की बात आती है कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, तो वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है 143 में। इसके अलावा कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, या फिर 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो, तो वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। क्लियर है इतना? तो इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।